नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं नंबर वन शो मठाधीश। एक ऐसा मंच जहां राजनीति की चमक के पीछे छिपी अंधेरी सच्चाइयों से पर्दा उठाया जाता है। ये वो कहानियां हैं जिनकी शुरुआत संविधान से नहीं बल्कि डर से, दहशत से, बंदूक से, यानी ये कह सकते हैं कि बैलेट से नहीं, बुलेट से ये चलाया जाता है। जहां सत्ता पाने से पहले गुनाह के लिए बाकायदा सीढ़ी बनाई जाती है और फिर उसी सीढ़ी पर चढ़कर बड़े बड़े अपराधी खुद को जनसेवक बताने लगते हैं। आज के मठाधीश में इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस बाहुबली की जिसके कदमों के निशान अपराध की गलियों से निकलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गए। ये कहानी एक ऐसे माफिया की है, कहानी एक ऐसे बाहुबली की है जिसने कई लोगों को जिंदा दफन कर दिया। ये कहानी है खूनी संघर्ष की, ये कहानी है राजनीतिक समझौतों की और उस ताकत की जिसके आगे कानून भी झुकता था या जिसने कानून को खुलेआम चुनौती दी। आज खोलेंगे उसकी पूरी कुंडली, अपराध की भी, राजनीति की भी, सत्ता के उस खतरनाक जोड़ के, गठजोड़ के दास्तान की भी। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य जहां दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है, लेकिन इस रास्ते पर कई ऐसे मोड़ आए जहां कानून की किताब से ज्यादा बंदूक की नली और बाहुबलियों की बोली चली। एक कहानी उन चेहरों की है जिन्होंने खाकी और खादी के बीच के फासले को मिटा दिया, यानी बंदूक से सत्ता चलाया। गोरखपुर के हरशंकर तिवारी से शुरू हुआ यह खेल बस दस्तूर जारी है। चाहे मऊ के मुख्तार अंसारी हो, बनारस के ब्रजेश सिंह हो या प्रयागराज के अतीक अहमद और जौनपुर और आजमगढ़ के उमाकांत यादव और रमाकांत यादव। आज कहानी उमाकांत यादव तक की। ये वो दौर था जब पूर्वांचल की सड़कों पर काफिले नहीं, हुकूमतें चलती थीं। जेल की सलाखें इनके लिए बाधा नहीं बल्कि सत्ता चलाने का नया हेडक्वार्टर बन गया था। कहा जाता है कि माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह कोई है तो उनका घर नहीं बल्कि जेल है। लेकिन वक्त बदला, निजाम भी बदले और आज वही बाहुबली साम्राज्य ढह रहे हैं। बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं बुलडोजर गरज रहा है तो कहीं दशकों पुराने मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही। जी हां, यूपी की राजनीति के ये बाहुबली अध्याय अपने आखिरी पन्नों पर हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन इसी लखनऊ की गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब कानून की स्याही से ज्यादा कट्टे की गोली की गूंज सुनाई देती थी। 80 के दशक में गोरखपुर के हाथे से शुरू हुई वर्चस्व की वो जंग कब राजनीति का अनिवार्य हिस्सा बन गई, किसी को पता नहीं चला। हरिशंकर तिवारी ने जो रास्ता दिखाया उस पर मुख्तार, रतीक और जौनपुर के उमाकांत यादव जैसे चेहरों ने अपनी सल्तनत खड़ी कर दी। ये वो दौर था जब अपराधी पुलिस की गाड़ी देखकर छिपते नहीं थे, बल्कि पुलिस का काफिला इन माननीय बाहुबलियों के लिए रास्ता बनाता था। हैरानी की बात ये थी कि इन बाहुबलियों के लिए जेल की सलाखें कोई सजा नहीं बल्कि एक सुरक्षित हेडक्वार्टर थी। जेल के भीतर से ही तय होता था कि बाहर कौन सा ठेका किसको मिलेगा और किसकी जान बचेगी। प्रयागराज की सड़कों पर अतीक की दहशत हो या मऊ के दंगों में खुली जीप में घूमता मुख्तार अंसारी या जौनपुर के उमाकांत यादव, इन चेहरों ने खादी और खाकी के फासले को ऐसा मिटाया कि इंसाफ भी इनके दरवाजे पर पानी भरता नजर आया। सालों तक गवाह टूटे, मुकदमे लटके और तारीखें बीतती गई, लेकिन इस डॉन की बादशाहत नहीं डिगी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और यूपी के सियासी निजाम ने करवट ली। जिन बाहुबलियों ने सोचा था कि उनकी हुकूमत अमर है, आज उनकी नाम पट्टियां बुलडोजर के नीचे दब चुकी हैं। कहीं अतीक का साम्राज्य मलबे में तब्दील हो गया तो कहीं मुख्तार की हनक कानूनी दलीलों और सजा के बोझ तले दम तोड़ गई। यूपी की राजनीति का वो बाहुबली अध्याय अब अपने आखिरी पन्नों पर है। आज की तारीख में ये बाहुबली या तो सलाखों के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं या फिर इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। सवाल बस एक है, क्या बाहुबल का ये दौर सच में खत्म हो गया या बस चेहरे बदल गए? देखिए, दबंगई हरशंकर तिवारी के ये इर्द गिर्द भी कहीं नहीं पहुंचते हैं। उमाकांत हरशंकर की तुलना में बहुत छोटे माफिया हैं। हाँ, ये ठीक है कि अब हरशंकर तिवारी नहीं है तो हो सकता है कुछ हैसियत बढ़ गई हो। हरशंकर तिवारी पूरे पूर्वांचल के एक तरह से माफिया थे और उमाकांत का बेसिकली आजमगढ़ या उसके इर्द गिर्द जलवा रहता था। जी बता।
पूर्वांचल जहां राजनीति का मतलब रसूख होता है, दबदबा होता है, बाहुबल होता है, आजमगढ़ और जौनपुर में भी यादव भाइयों का वो सियासी दबदबा था, यानी रमाकांत और रमाकांत। ये वो चेहरे थे जिन्होंने दशकों तक यूपी की सरकार बनाई और बिगाड़ी, जिसको चाहा चुनाव जितवाया, जिसको चाहा चुनाव हरवाया। लेकिन आज बुलडोजर की दहाड़ और कोर्ट के कड़े फैसलों ने इन बाहुबलियों की कहानी बदल दी है। सत्ता की धमक अब जेल की खामोशी में बदल चुकी है। यूपी में एक दौर ऐसा भी आया जब चुनाव जीतने के लिए केवल जन समर्थन काफी नहीं था, उसके लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी, यानी अपराध, अपराधी, वर्चस्व, ठेकेदार, गैंगवार। इन्हीं सब से निकले कुछ नाम सीधे विधानसभा और संसद की दहलीज पर जा बैठे और इन्होंने लोकतंत्र के चेहरे को बंदूक की नली से निकली गोलियों से लाल कर दिया। इन्हें माननी कहा गया, लेकिन इनकी पहचान बाहुबली की ही रही। उस पहचान को कभी नहीं मिटा पाए, चाहे वो रमाकांत यादव का खौफ हो या फिर उमाकांत यादव का जौनपुर में राज। इन बाहुबलियों ने अपनी जाति और क्षेत्र में मसीहा की जो छवि बनाई वो सबसे खतरनाक था। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव जैसे नामों ने दिखाया कि अगर आपके पास बाहुबल है तो पार्टियां खुद चलकर आपके दरवाजे पर टिकट लेकर आएंगी और शरण मांगेंगी कि हमें सीट जिता दी जाए। उसी में से उमाकांत यादव भी एक था। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां सूरज बाद में उगता था, पहले माननीयों का फरमान पहुंचता था। पूर्वांचल, यहाँ राजनीति कोई सेवा नहीं बल्कि एक सनक थी। यहाँ वोट मांगने नहीं, छीनने की परंपरा थी। जौनपुर की माटी हो या आजमगढ़ की हवा, यहाँ की आबो हवा में यादव भाइयों रमाकांत और उमाकांत का रसूख कुछ इस कदर घुला था कि सरकारी दफ्तरों की फाइलें भी इनके हाथों के बजाय इनके नाम से हिलती थी। ये वो दौर था जब सियासत की बिसात पर मोहरे नहीं, पिस्तौल सजाई जाती थी। इन्हें बाहुबली कहना सिर्फ आधा सच है, अधूरा सच तो इनके मसीहा वाले मुखौटे में छिपा था। जब रसूख और जाति का संगम हुआ तो एक ऐसी हुकूमत खड़ी हुई जिसके सामने खाकी वर्दी की चमक फीकी पड़ गई। रमाकांत हो या उमाकांत, इन्होंने दिखा दिया कि अगर जनता की नब्ज पर पकड़ और हाथ में हथियार हो तो पार्टियां विचारधारा के लिए नहीं बल्कि इनके जिताऊ तमगे के लिए इनके दरवाजे पर सजदा करती हैं। चुनाव आयोग के पर्चे से ज्यादा इनका नाम जमीन पर चलता था और यही नाम कानून की किताब के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन वक्त की एक फितरत है, वो पलटता जरूर है। आज पूर्वांचल की उन सड़कों पर सन्नाटा है जहां कभी काफिलों का शोर था। वही रमाकांत और वही उमाकांत जो कभी अजय लगते थे, बुलडोजर की दहाड़ ने उस रसूख को धूल में मिला दिया जिसे बनाने में दशकों लगे थे। सत्ता की वो धमक अब जेल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। यूपी की सियासत का वो खूनी अध्याय अब खत्म हो रहा है। कहानी अब बाहुबल की नहीं बल्कि बदलाव की है। देखिए, उमाकांत और इनके एक भाई है रमाकांत, तो ये उमाकांत यादव का दबदबा इसलिए जौनपुर आजमगढ़ आपने बताया दबदबा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि इन्होंने सरकारें बनाई और बिगाड़ी। हाँ, 2-4 सीट पर ये हराने जिताने की हैसियत में रहते हैं, पैसा है, नंबर 2 की कमाई से, और इनको असली औकात दिखाई थी मायावती ने। उमाकांत को अपने बंगले पर बुला करके और वहीं से अरेस्ट कराया था। ये बात अब शायद लोग भूल गए होंगे। और वो एक कोई मामला था जिस पर उमाकांत ने किसी गरीब का घर गिरा दिया क्या था, तो इनको बुलाया और अपने बंगले से अरेस्ट कराया था। लेकिन ये इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो उनको मालूम ही है कि हम बदमाश हैं क्या है। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत और जौनपुर की सरजमी जहां हवाओं का रुख कभी किसी के इशारे के बिना बदलता था, तो वो था उमाकांत। 3 फरवरी 1954 को एक शख्स ने जन्म लिया जिसने पूर्वांचल की राजनीति की परिभाषा बदल दी। नाम था बाहुबली उमाकांत यादव। मछली शहर की संकरी गलियों से निकलकर दिल्ली के संसद तक उमाकांत का नाम सत्ता की धमक का पर्याय बन गया था। खुलेआम घर गिरा देना हो, जेसीबी चलवा देना हो, ये उमाकांत के लिए आम बात थी। हत्या करा देना हो, 3 बार
विधानसभा, लोकसभा तक का सफर भी उमाकांत ने किया। लेकिन ये सिर्फ वोटों की जीत नहीं थी, ये सफर था उसके बाहुबल का, उसके डर और रसूख का, जिसके सामने सियासी दिग्गज भी झुकते थे। बड़े भाई का फर्ज और राजनीति का बाहुबली अंदाज उमाकांत और रमाकांत यादव की जोड़ी आजमगढ़ से लेकर जौनपुर तक अपना अभेद्य साम्राज्य खड़ा कर चुकी थी। ये केवल राजनीति नहीं है, ये पूर्वांचल में सत्ता और खौफ का ऐसा ऐतिहासिक अध्याय था जिसे आप भूल नहीं सकते, जिसे आप मिटा नहीं सकते। और वक्त के बदलते पन्नों के साथ ये साम्राज्य इतिहास की धूल में समेटा जा रहा है। चाहे शाहगंज में पुलिस वालों की हत्याकांड का मसला हो या फिर एक ही राजपूत परिवार के लोगों को जिंदा दफन करने का मामला रहा हो। तारीख थी 3 फरवरी 1954। जौनपुर की कोख में एक ऐसा नाम जन्मा जिसे आगे चलकर कानून की लकीरें नहीं बल्कि अपनी हथेलियों की लकीरें खुद लिखनी थी। उमाकांत यादव, एक नाम जो महज एक राजनेता नहीं बल्कि पूर्वांचल की सियासत का वो पूर्ण विराम बन गया जिसके आगे किसी की दलील नहीं चलती थी। मछली शहर की धूल भरी पगडंडियों से दिल्ली के लुटियंस जोन तक का वो सफर सिर्फ सत्ता का सफर नहीं था, वो एक बाहुबली के अजय होने की गौरव गाथा थी। उस दौर में जौनपुर की सरजमी पर परिंदा भी पर मारता तो उसकी फड़फड़ाहट उमाकांत के दरबार में सुनाई देती थी। सियासत के शतरंज पर जब यादव बंधुओं की चाल शुरू हुई तो आजमगढ़ से जौनपुर तक का भूगोल बदल गया। बड़े भाई रमाकांत का दिमाग और उमाकांत का बेखौफ अंदाज वो कॉकटेल था जिसने पूर्वांचल के बड़े बड़े सियासी दिग्गजों को हाशिए पर धकेल दिया। 3 बार विधानसभा की सीढ़ियां और फिर संसद की दहलीज, ये जीत वोटों की नहीं, उस रसूख की थी जो बंदूक की नली से होकर गुजरती थी। सफेद कुर्ते पर लगा सत्ता का दाग इनके लिए दाग नहीं बल्कि माननीय होने का तमगा बन गया था। इनके दरबार में फैसले इंसाफ के तराजू पर नहीं बल्कि वर्चस्व की तराजू पर तौले जाते थे। लेकिन नियति का अपना ही एक बुलडोजर होता है जो जब चलता है तो फिर महलों और मकबरों में फर्क नहीं करता। वही उमाकांत जिनकी एक ढुकटी तन्ने से जिले की मशीनरी थम जाती थी, आज उम्र कैद की बेड़ियों में बंधे वक्त का हिसाब कर रहे हैं। 1995 के उस खूनी कांड की गूंज ने दशकों बाद पीछा किया और सत्ता की वो सारी धमक जेल की एक तंग कोठरी में सिमट गई। जौनपुर की हवाएं आज भी बहती हैं, लेकिन अब उसमें वो खौफ नहीं, सिर्फ एक ढह चुके साम्राज्य की धूल है। बाहुबल का वो अध्याय अब इतिहास के रद्दी पन्नों में दफन हो रहा है, जहां सिर्फ एक ही सबक बचा है, वक्त से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता। देखिए, ये इन्हीं के कुछ लोग बताते हैं। यादव में बहुत बड़े बड़े नेता चूंकि हो गए, मुलायम सिंह हो गए, तो नेता के रूप में तो वही मशहूर है पूरे देश भर में यादवों के, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से। बाकी ये लोग माफिया हैं कुछ गुट में, ऐसे जैसे बदायूं में एक पहले यादव माफिया थे, मुझे नाम नहीं याद आ, डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये लोग बीच बीच में कुकुर मुत्ते की तरह उगाते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितना चलता रहता है। इनका ज़्यादा चल गया उमाकांत का, लेकिन मैं इनको कोई मसीहा के रूप में इनकी कोई उम्मीद भी नहीं है। और रॉबिन हुड भी यही खुद ही कहलाते रहते हैं। रॉबिन हुड बहुत बड़ा आदमी था, ये कुछ नहीं है। सियासत की बिसात पर मोहरे तो बहुत चलते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी चाल खुद तय करते हैं। कहा जाता है कि शतरंज में अगर मोहरे की चाल अच्छी हो तो आगे चलकर वजीर वही बनता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा दौर आया जब पूर्वांचल की धरती पर नए समीकरण बने रहे थे, लिखे जा रहे थे। तब जौनपुर के कुठन से एक नाम उभरा, कुठन, जिसने सत्ता के गलियारों में अपनी धमक को सबको चौंका दिया। नाम था उमाकांत यादव। उमाकांत का राजनीतिक सफर 1991 में शुरू हुआ। जौनपुर के खुटहन विधानसभा क्षेत्र से बसपा के उम्मीदवार के तौर पर उमाकांत पहली बार विधायक बनकर उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया बड़े बड़े प्लेटों पर। लेकिन राजनीति में राहें हमेशा सीधी नहीं होती, ये जिलेबी की तरह उलझी हुई होती हैं। 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। इस गठबंधन ने कई नई उड़ान बना दी, कई नए समीकरण बना दिए और फिर से जीत गए उमाकांत यादव। और बढ़ती पकड़ 1995 में गठबंधन टूट गया। लेकिन उमाकांत यादव ने ठान लिया कि सियासी पहचान केवल पार्टियों से नहीं होती, बल्कि खुद का रसूख, खुद की रणनीति और से बनती है। धीरे धीरे वे समाजवादी पार्टी के करीब आए। 1996 का चुनाव आया। समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव नेताजी ने
उन्हें टिकट दिया खुटहन विधानसभा से और तीसरी बार लगातार उमाकांत विधायक बन गए। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह पूर्वांचल में उमाकांत यादव की पकड़ और सत्ता का संकेत था। यानी एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र से राजनीति की बड़ी दुनिया तक सफर, जहां हर जीत उनके रसूख की कहानी को मजबूत किया या मजबूत करती रही, क्योंकि उमाकांत के नाम के पीछे बाहुबली शब्द कभी नहीं हटा और सलाखों पे जाके वो सिमट तक गया। साल 1991 जब यूपी की सियासत में बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट रहे थे, तब बल्कि अपनी सल्तनत को और बड़ा करने की सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक थी। 1996 फिजा में समाजवादी पार्टी का शोर था और खुटन की जमीन पर उमाकांत का खौफ और रसूख तीसरी बार मैदान में। लेकिन इस बार हाथ में सपा का झंडा था। लोग कह रहे थे चुनौती बड़ी है, लेकिन उमाकांत के लिए खुटन की सीट उनकी अपनी जागीर बन चुकी थी। लगातार तीसरी जीत, एक ऐसी हैट्रिक जिसने उमाकांत यादव को अजयी बना दिया। 3 चुनाव, 3 जीत और बदला हुआ हर बार का सियासी रंग ये साबित करने के लिए काफी था कि पूर्वांचल में पार्टियां उमाकांत को नहीं जिताती, बल्कि उमाकांत का नाम पार्टियों को जिंदा रखता है। ये उमाकांत का वो स्वर्ण युग था जहां कानून थानों में नहीं, उनके दरबार में लिखा जाता था। देखिए, बाहुबलियों के पास पैसा होता है, उनके पास एक पूरा ग्रुप होता है, काम करने वाले लोग होते हैं, और इन बाहुबलियों का एक आर्ट ये होता है कि जनता के काम करते रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े हो जाते हैं, और पुलिस वाले भी इन लोगों से थोड़ा टकराने से डरते हैं, तो उसका फ़ायदा इनको मिलता है। बाकी आप जानते हैं चुनाव आजकल कैसे जीते जाते हैं, तब भी ऐसे ही जीते जाते होंगे, नहीं कहाँ जीत जाते हैं। बाहुबली उमाकांत यादव, जिसने 1991 में राजनीति में कदम रखा, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कभी समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी की ताकत के सहारे अपराधी चोला उतारकर हाथी की सवारी पर बैठ गए। यही साल था जब खुटहन की गलियों से उनका सियासी सफर शुरू हुआ था। 1993 आया, सपा और बसपा का गठबंधन, और उमाकांत ने खुटहन से दूसरी बार जीत दर्ज कर ली। लेकिन 96 यानी 1996 में गठबंधन टूट गया, मुलायम और मायावती अलग हो गए और गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अब हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार होकर उमाकांत ने सत्ता की राह पर कदम रखा और खुटहन से तीसरी बार विधायक चुने गए। लेकिन राजनीति में हमेशा राह आसान नहीं होती। उमाकांत यादव ने महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू हासिम आजमी के रिश्तेदार की जमीन अपने कब्जे में ले ली। अब क्या था, बवाल होना तय था। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जमीन लौटाने को कहा, तो उमाकांत यादव ने न केवल जमीन छोड़ी, यानी जमीन भी नहीं छोड़ी, बल्कि समाजवादी पार्टी ही छोड़ दी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उमाकांत यादव की फितरत और सातिराना अंदाज कैसा था। पूर्वांचल की राजनीति की कहानी सत्ता, रसूख और बाहुबली अंदाज का असली इतिहास है, जिसे उमाकांत ने अपनी कलमों से लिख दिया। साल 1991 जौनपुर की आबोहवा में बारूद की गंध अभी थमी नहीं थी कि एक नया बवंडर उठा, उमाकांत यादव। एक ऐसा नाम जिसने अपराध की फाइलों को बंद किया और सियासत के रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगा दी। हाथी पर सवार होकर खुटहन की विधानसभा का सफर शुरू हुआ तो लगा कि बंदूक की नली अब कानून के सामने झुक जाएगी। 93 में गठबंधन की लहर पर सवार हुए और 96 आते आते हवा का रुख भाप कर हाथी से उतर गए और साइकिल की रफ्तार पकड़ ली। उमाकांत के लिए पार्टियां महज एक लिबास थी। असली वजूद तो उस बाहुबल का था जो खाकी और खादी को एक साथ नचाता था। लेकिन सत्ता की हनक जब सिर चढ़ती है तो अपनों और परायों का फर्क मिट जाता है।
उमाकांत का रसूख जौनपुर की सरहदों को लांघकर माया नगरी मुंबई जा पहुंचा। आरोप लगा कि उन्होंने महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के ही करीबी की जमीन पर कब्जा कर लिया। मामला जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की चौखट पर पहुंचा तो दिल्ली से लखनऊ तक फोन घनघनाने लगे। नेताजी का हुक्म था जमीन छोड़ दो उमाकांत, पर उमाकांत उस मिट्टी के बने थे जहां कब्जा छोड़ना अपनी शान छोड़ने के बराबर था। उन्होंने वो किया जिसकी हिम्मत उस दौर में कोई नहीं कर सकता था। उमाकांत ने जमीन छोड़ने के बजाय समाजवादी पार्टी ही छोड़ दी। ये महज इस्तीफा नहीं था, ये सूबे के सबसे बड़े सियासी कुनबे को एक बाहुबली की खुली ललकार थी। उन्होंने साबित कर दिया कि उमाकांत किसी की साइकिल के पीछे बैठने वाले मुसाफिर नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बनाने वाले शिकारी हैं, जो अपने आकाओं को भी आंख दिखाना जानते हैं। यहीं से शुरू हुआ उमाकांत के पतन और बगावत का वो खूनी सफर, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जमीन तो रह गई, पर सत्ता का वो छत्र हट गया जिसने उन्हें अजय बनाया था। हाँ, नहीं, ठीक है, सियासी सफर में कोई दिक्कत नहीं है। भाई एमएलए हैं, एमपी हैं, तो जाहिर है, तो ऐसे तो वो अतीक भी एमएलए रहे, मुख्तार रहे, अफजाल हैं, लेकिन ये सब कोई नीट एंड क्लीन नहीं माने जाते। वो अपनी दादागिरी के बल पर, अपने माफियागिरी के बल पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन कोई उनका सियासी सफर नहीं होता। 2002 का विधानसभा चुनाव, उमाकांत यादव ने बीजेपी और जनता दल यू गठबंधन से खुटहन में कदम रखा, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें ठुकरा दिया और बसपा के शैलेंद्र यादव और ललई यादव को विजयी बना दिया। फिर 2004 आया। जेल की सलाखों के भीतर रहते हुए भी उमाकांत यादव हाथी पर सवार होकर राजनीति की बाजी मार गए। मायावती ने उन्हें मछली शहर से टिकट दिया, क्योंकि मायावती भी जानती थी कि उमाकांत का रसूख है, और लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया और 2004 में जेल के भीतर से ही वो सांसद बन गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उमाकांत ने उन्हें शिकस्त दी। यही वो पल था जब बाहुबली उमाकांत यादव पहली बार देश की सबसे बड़ी संसद यानी दिल्ली पहुंचे। 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद वे जेल से बाहर आए, लेकिन जनता की सेवा करने के बजाय फिर से जमीन पर कब्जे करने का खेल और गुंडई दादागिरी शुरू कर दिया। पूर्वांचल की राजनीति में कहानी है सत्ता की, दबदबा की और बाहुबली अंदाज की, जहां हर जीत हर हार सिर्फ वोटों से नहीं, रसूख और ताकत की होती थी। लेकिन शायद इस बार उमाकांत को पता नहीं था कि उन्हें ये भारी पड़ जाएगा। ये वही दौर था जब बसपा सरकार में थे और मायावती ने उमाकांत को मुख्यमंत्री आवास से बुलाकर पुलिस को अरेस्ट करा दिया था। वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े किलों की ईंटें खिसक जाती हैं। साल 2002, खुटन की वही जमीन जहां कभी उमाकांत के जूतों की धमक से दफ्तर कांपते थे, आज वहां उनकी हार की धूल पड़ रही थी। बीजेपी जेडीयू की बैसाखी भी काम न आई और जनता ने बाहुबल के उस तिलिस्म को शैलेंद्र यादव ललई के पैरों तले कुचल दिया। लगा कि बाहुबली की कहानी का द एंड हो गया, लेकिन पूर्वांचल की इस मिट्टी में दफन होने से पहले एक और भयानक तूफान बाकी था। 2004 का रण। उमाकांत यादव जेल की कालकोठरी में कैद थे, पर उनकी सियासी रूह बाहर मछली शहर की सड़कों पर तांडव कर रही थी। मायावती ने जब जेल में बंद इस बाहुबली को हाथी पर सवार किया तो पूरे सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। एक तरफ बीजेपी के चाणक्य केसरीनाथ त्रिपाठी थे और दूसरी तरफ सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ता है कैदी। जब नतीजे आए तो दिल्ली के गलियारे सन्न रह गए। जेल की कोठरी से निकलकर उमाकांत का नाम सीधे संसद की लाइब्रेरी में दर्ज हो गया। बाहुबली अब सांसद बन चुका था। दिल्ली के दहलीज ने उस पर माननीय की मोहर लगा दी थी। 2007 में जब जेल का दरवाजा खुला और उमाकांत बाहर आए तो जौनपुर को लगा कि शायद संसद की हवा ने इस बाहुबली को बदल दिया होगा, लेकिन बिच्छू अपनी फितरत नहीं बदलता। सेवा की जगह उमाकांत की नजरें फिर से जमीन की भूख पर जा टिकी। दिल्ली के रसूख का इस्तेमाल अब संसद चलाने में नहीं, बल्कि जमीनों पर कब्जा करने में होने लगा। सत्ता की वो चमक जो उन्हें फिर से मसीहा बना सकती थी, उन्होंने उसे अपनी पुरानी आदतों की आग में झोंक दिया। ये वो वक्त था जब उमाकांत का विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला अध्याय शुरू हो चुका था। देखिए, सारी कांग्रेस में भी कुछ थे माफिया, कम रहते थे। सपा में आए, बसपा में आए, माफिया आते हैं, क्योंकि एक तो ये चुनाव जीत जाते हैं, इनके पास बाहुबल धनबल होता है जो दूसरी सीटें जिताने में काम आता है। एक माफिया आ जाता है तो उसको 10 सीट का ठेका दे देते हैं कि भाई इनका खर्चा पानी तुम्ही को देखना है।
पूर्वांचल का बाहुबली मछली शहर लोकसभा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव अब कानून के कटघरे में खड़ा है। जौनपुर कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी, साथ में लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। सजा किस मामले में मिली ये जानना भी जरूरी है। 1995 में जीआरपी सिपाही पर यानी रेलवे पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई। अब कानून ने उनकी अपराध से अर्जित संपत्ति पर भी शिकंजा कसा। आजमगढ़ जिला प्रशासन ने 1,01,81,500 रुपए की उमाकांत यादव की संपत्ति को कुर्क कर दिया। जांच में उमाकांत यादव की 15 संपत्तियों की पहचान की गई। सरकार जब पीछे पड़ती है, कहते सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता और उससे लड़ नहीं सकते। उमाकांत यादव दीदारगंज थाना क्षेत्र के सरावा गांव के रहने वाले हैं और उनके परिवार में भी हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। भाई रमाकांत यादव को जहरीली शराब कांड में जेल भेजा गया। पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबली का दौर अदालत और बुलडोजर की खामोशी में सिमटता दिख रहा है, क्योंकि बुलडोजर का पीला पंजा कहीं भी हाथ मार रहा है, कहीं भी दस्तक दे रहा है। कहते हैं कि वक्त की अदालत में मुकदमे भले ही लंबे चले, पर फैसले बड़े खौफनाक होते हैं। जौनपुर की उस जमीन पर जहां कभी उमाकांत यादव की भ्रुकुटी तनने से सरकारी तंत्र कांपता था, वहां न्याय का तराजू भारी पड़ गया। 1995 की वो काली रात, जीआरपी के सिपाही पर बरसी वो अंधाधुंध गोलियां और 27 साल का वो लंबा इंतजार। आज जब कोर्ट में उम्र कैद का शब्द गूंजा तो उमाकांत की वो सारी अकड़ उस काल कोठरी के अंधेरे में समा गई। 5 लाख का जुर्माना और ताउम्र जेल। बाहुबली का माननीय चोला चीथड़े चीथड़े हो गया। सिर्फ सलाखें ही नहीं, उमाकांत के उस आर्थिक साम्राज्य पर भी वज्रपात हुआ है। आजमगढ़ से लेकर जौनपुर तक अपराध की स्याही से लिखी गई 1 करोड़ 1 लाख की संपत्ति आज मिट्टी में मिल चुकी है। दीदारगंज के सरावा गांव की गलियां आज गवाह है कि कैसे 15 बेनामी संपत्तियां एक-एक कर सरकारी फाइलों में जब्त हो गई। ये वो महल थे जो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके खड़े किए गए थे, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर और कुर्की ने इस बाहुबली की रीढ़ ही तोड़ दी। रसूख का वो गुब्बारा अब पूरी तरह फट चुका है। पूर्वांचल की सियासत के वो यादव बंधु जिनकी मर्जी के बिना कभी सत्ता के पत्ते नहीं हिलते थे, आज बेबसी की कतार में खड़े हैं। उमाकांत के हिस्से उम्र कैद आई तो भाई रमाकांत के दामन पर जहरीली शराब के दाग लगे। सरावा का वो बाहुबली अध्याय अब अपने आखिरी पन्ने पर है, जहां स्याही खत्म हो चुकी है और सिर्फ सन्नाटा बाकी है। मछली शहर से दिल्ली तक का वो सफर जो बंदूक की नली से शुरू हुआ था, जेल की सलाखों पर आकर ठहर गया। सच ही है, वक्त से बड़ा बाहुबली इस दुनिया में कोई नहीं होता। देखिए, अब वो आदमी अगर मुंबई होता तो ये इनकी जमीन कब्जा कर लेते। वो तो जिसका जो एरिया है, अब वो आदमी भी उतने, मैं उनका होटल वो सबने देखा हुआ जहाँ बना हुआ है, उनका एक वहाँ अच्छा जलवा है मुंबई में, ऐसा नहीं है। लेकिन आप हमारे घर के में आप अंदर आ गए हैं तो हम आपने बहुत बड़ा बलवान समझ रहे हैं, चूँकि आप आ गए, हमारा घर है, बाहर हमारी थोड़ी चल रही है। 4 फरवरी 1995 शाहगंज रेलवे स्टेशन, जौनपुर जिला। दोपहर के ठीक 2 बजे जहां यात्रियों की आवाजें थी, वहां अचानक गोलियों की गूंज फैल गई। धुआं धुआं हो गया। जीआरपी सिपाही रघुनाथ सिंह की तहरीर और फिर एक ऐसा मंजर जिसने स्टेशन को जंग का मैदान बना दिया। राइफल, पिस्टल, बंदूकें, रिवॉल्वर, हथियारों से लैस आरोपी लाकअप में बंद ड्राइवर राजकुमार यादव को दिन दहाड़े जबरन छुड़ाने आ पहुंचे। ये सब उमाकांत यादव के लोग थे। अगले ही पल ताबड़तोड़ फायरिंग और गोलियों की बौछार में सिपाही अजय यादव मौके पर ही शहीद हो गया। एक और जवान था, एक बेगुनाह रेल यात्री, दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। स्टेशन की दीवारों में आज भी गोलियों के जख्म हैं, क्योंकि ये उमाकांत की गोलियां थीं जो एक खाकीधारी वर्दी पर चली थी। और सागंज ही नहीं, पूरा इलाका खौफ और सन्नाटे में डूब गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये उस दौर की सच्चाई थी जब कानून को भीड़ के बीच गोलियों से चुनौती दी जाती थी। ये गोलियां कहानियां लिखती थी, ये गोलियां बताती थी, उनकी आवाज बताती थी, उनकी गहराई बताती थी कि सामने वाला बाहुबली कितना बड़ा ताकतवर है, और यही गोलियां सत्ता को चलाती थी। जौनपुर की मिट्टी पर किसी जमाने में उमाकांत यादव के नाम का सिक्का नहीं बल्कि खौफ चलता था। कहने को तो वो बलवान नेता थे, लेकिन पुलिस की फाइलों में उनके नाम के आगे गैंगस्टर की इबारत लिखी थी।
37 साल आपराधिक मामले यानी अपराध का एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया जिसमें कत्ल, डकैती और दहशत के अनगिनत अध्याय दर्ज थे। दशकों तक सत्ता की मखमली चादर ओढ़कर उन्होंने खुद को कानून से बड़ा समझा, लेकिन वो भूल गए थे कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फिर सिंहासन भी सलाखों में बदल जाता है। इंसाफ की चक्की ने जब अपनी रफ्तार पकड़ी तो शाहपुर रेलवे चौकी का वो खूनी मंजर आंखों के सामने तैर गया। साल 1995 जब सत्ता के मद में चूर उमाकांत ने वर्दी के इकबाल को चुनौती दी थी। अपने ड्राइवर को छुड़ाने की सनक में उस बाहुबली ने गोलियों की बौछार कर एक बेगुनाह रेलवे सिपाही को मौत की नींद सुला दिया। 27 साल तक वो शहीद सिपाही इंसाफ का इंतजार करता रहा और आखिरकार 2022 में जौनपुर की अदालत ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, आजीवन कारावास। बाहुबली का महिमा मंडन उस दिन खत्म हो गया जब कोर्ट ने उन्हें ताउम्र जेल की काल कोठरी का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2023 में इंसाफ की कड़ियां और भी कस गई। 25 साल पहले 1998 के चुनावी रण में जब अकबर अहमद डंपी पर गोलियां बरसाई गई थी, उस खूनी खेल का हिसाब भी अब शुरू हो चुका है। दोनों भाइयों रमाकांत और उमाकांत पर अदालत ने आरोप तय कर दिए। ये सिर्फ मुकदमे नहीं, ये उस बाहुबली युग का पोस्टमार्टम है जिसने पूर्वांचल को डरा कर रखा था। आज सरावा का वो शक्तिशाली परिवार कोर्ट की तारीखों और जेल की रोटियों के बीच अपनी पहचान ढूंढ रहा है। ये सबक है कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो, संविधान के हाथ उससे भी लंबे होते हैं। ये इसलिए बताया गया कि इन लोगों के कनेक्शन ऊपर तक बहुत अच्छे होते हैं और सब वो महाराष्ट्र में अब वो आदमी उनके अध्यक्ष हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं करेंगे, वह अपने नेता को तो बचाएंगे ही। कानून की चाल भले ही धीमी हो, लेकिन जब फैसला आता है तो वो एक इतिहास बन जाता है। जौनपुर की अदालत ने 27 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व बसपा सांसद उमाकांत यादव को आखिरकार उम्र कैद की सजा सुना दी। और एक वक्त था जब उमाकांत यादव की तोती बोलती थी, जब सत्ता और रसूख के दम पर कानून को चुनौती दी जाती थी उमाकांत की तरफ से। शाहगंज रेलवे स्टेशन पर हुए मामूली विवाद ने जीआरपी चौकी तक की खून की लकीर खींच दी। ड्राइवर को छुड़ाने के लिए कथित तौर पर चौकी पर हमला बोल दिया गया। उमाकांत और उसके लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, पूरे रेलवे स्टेशन को शमशान बना दिया और एक कांस्टेबल की हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। 27 साल बाद उसी मामले में अदालत ने कड़ा संदेश दे दिया। यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये याद दिलाता है कि अपराध चाहे जितना भी पुराना हो, कानून से बच नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं न्याय में देर हो सकता है, अंधेर नहीं। तारीख 4 फरवरी 1995, जगह जौनपुर का शाहगंज रेलवे स्टेशन। शाम का वक्त था, लेकिन फिजा में बारूद की गंध घुलने वाली थी। एक मामूली सा झगड़ा, एक ड्राइवर की अकड़ और फिर शुरू हुआ वो खूनी तांडव जिसने यूपी की सियासत और पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। बाहुबली उमाकांत यादव के ड्राइवर को छुड़ाने के लिए जीआरपी चौकी पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें खाकी का एक सिपाही अजय सिंह हमेशा के लिए खामोश हो गया। इंसाफ की फाइलें धूल फाकती रही, गवाहियां होती रही और वक्त बीतता गया। पूरे 27 साल, लेकिन कानून के हाथ आखिरकार पूर्व सांसद की गिरफ्तार तक पहुंच गए। जौनपुर की अदालत ने उमाकांत यादव समेत 7 लोगों को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने न सिर्फ उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, बल्कि बाहुबली उमाकांत पर 5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। सजा सुनते ही वो रसूख, वो हनक सब मिट्टी में मिल गई। उमाकांत यादव पहले से ही दूसरे मामलों में जेल में बंद थे, लेकिन इस फैसले ने उन पर मोहर लगा दी कि अपराध की उम्र चाहे जितनी भी लंबी हो, न्याय का अंत हमेशा सजा से ही होता है। शहीद सिपाही अजय सिंह के परिवार के लिए यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि उस वर्दी का सम्मान है जो 27 साल पहले लहूलुहान हुई थी। जौनपुर की इस अदालत ने बता दिया कि कानून के सामने बाहुबली भी बौने होते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत डिटेल हम नहीं बता सकते, लेकिन आप ये समझिए कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, जलवा बनता रहता, बिखरता रहता है। वही अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में मार दिए गए, क्या हो गया पता चला आज तक किसने मारा? कोई मुकदमा चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये वक्त का तौर तरीका है, कभी कोई उठता है, कभी कोई नीचे गिरता है। पूर्वांचल का बाहुबली उमाकांत यादव एक बार फिर कानून की नजर में फंसा। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में ग्राम प्रधान की दुकान पर उसने बुलडोजर चलाकर कब्जा कर लिया। जब यह खबर मुख्यमंत्री मायावती तक पहुंची, यानी बसपा सुप्रीमो तक, और वो सत्ता में थी,
तो उन्होंने उमाकांत यादव को आवास पर बुलाया और पुलिस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये बात मैंने पहले आपको बताई कि कैसे उसके बुरे दिन की शुरुआत हुई, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती भी कानून को मानती थी और उनकी सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, इसीलिए जेल भेजा गया। लेकिन जेल भी उसकी राजनीतिक भूख को रोक नहीं सका। कुटहन के पिलकिछा गांव की एक ब्राह्मण महिला की जमीन की फर्जी खतौनी बनाकर रजिस्ट्री कर कब्जा करने का मामला सामने आया। जौनपुर की दीवानी न्यायालय ने 7 साल की सजा भी उस मामले में सुनाई। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उमाकांत अपनी सत्ता और विरासत पाने के लिए पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और अपनी गुंडई और दादागिरी से एक बार फिर हाई कोर्ट का फर्जी आदेश लगाकर अपराध कर बैठा। यानी हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था, यह आदेश बना दिया गया कोर्ट रचित दस्तावेजों से। पूर्वांचल की राजनीति में एक कहानी है बाहुबली के कानून से टकराव की, जहां सत्ता की चाल और न्याय की ताकत अब सीधे आम अदालत और बुलडोजर की खामोशी में टकरा रही है। सियासत में एक पुरानी कहावत है, जिस हाथ से खिलाया जाता है वही हाथ गला भी दबा सकता है। साल 2007 आजमगढ़ के पलिया गांव में एक प्रधान की दुकान पर जब उमाकांत का बुलडोजर गरजा तो उन्हें लगा कि जौनपुर से लखनऊ तक उनकी हुकूमत अमर है। लेकिन सत्ता के गलियारों में हवा बदल चुकी थी। मुख्यमंत्री आवास से पैगाम आया, सांसद जी चाय पर आइए। उमाकांत अपने उसी पुराने बाहुबली गुरूर में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस शाम चाय नहीं बल्कि उनके सियासी पतन की स्क्रिप्ट तैयार थी। उसी चौखट पर जहां कभी उन्हें सलामी मिलती थी, मुख्यमंत्री के एक इशारे पर बाहुबली को पुलिस की गाड़ी में ठूस दिया गया। वो महज एक गिरफ्तारी नहीं, एक अहंकार का सार्वजनिक वध था। जेल की दीवारें अभी उमाकांत का स्वागत ही कर रही थी कि जौनपुर की माटी से एक बददुआ ने इंसाफ का दरवाजा खटखटा दिया। पिलकिछा गांव की एक ब्राह्मण महिला के पुश्तैनी जमीन, जिसे उमाकांत ने फर्जी खतौनी के मकड़जाल में उलझाकर निगल लिया था, अब बाहुबली के गले की फांस बन गई। कोर्ट के कमरे में जब 7 साल की सजा का ऐलान हुआ तो उमाकांत की वो सफेद खादी काली पड़ गई। जौनपुर दीवानी न्यायालय ने साफ कर दिया कि जालसाजी की नींव पर खड़ी विरासत कभी स्थायी नहीं होती। माननीय अब महज एक जालसाज कैदी नंबर बनकर रह गए थे। लेकिन बाहुबली की फितरत आखिरी सांस तक खेल खेलने की होती है। हाई कोर्ट से जमानत मिली तो लगा कि हवा फिर से मुड़ेगी। अपनी खोई हुई बादशाहत के लालच में उमाकांत ने वो कर दिया जो आत्मघाती था। हाई कोर्ट का ही फर्जी आदेश बनवाकर न्याय के मंदिर की आंखों में धूल झोंकने की जुर्रत कर बैठे। ये एक बाहुबली का खुद को बचाने का आखिरी और सबसे नाकाम दांव था। राजनीति के जिस बिसात पर उमाकांत खुद को वजीर समझते थे, वहाँ एक फर्जी कागज के टुकड़े की वजह से मात खा गए। रसूख गया, सत्ता गई और रह गई तो बस सलाखों के पीछे गूंजती उनके गुनाहों की आहट। इसीलिए मैंने कहा कोई किसी का मसीहा नहीं, मसीहा पॉलिटिकल आदमी होता है। जो बदमाश है उसका एक समय तक जलवा रहता है, दबाव रहता है, दबदबा रहता है, लेकिन मसीहा बनने के लिए कोई नहीं। मसीहा आज भी मुलायम सिंह ही है यादवों का, और कोई नहीं। 2012 का विधानसभा चुनाव मल्हनी की सियासी जमीन पर एक बार फिर उतरने की कोशिश में थे और पूर्व बाहुबली उमाकांत यादव ने का पर्चा भरा गया। कस्मों कागजों का पुलिंदा लगा, लेकिन इस बार कानून ने कागजों के पीछे छुपी सच्चाई को निकाल ली। चुनाव आयोग की जांच में शपथ पत्र के साथ लगाया गया हाईकोर्ट का आदेश फर्जी निकला। यानी फिर रमाकांत यादव के भाई उमाकांत यादव फंस गए। यानी सत्ता की वापसी का जो सपना था वो कागजी झूठ की बुनियाद पर टिका था। याद दिला दे, इसी फर्जीवाड़े में उमाकांत यादव पहले ही 7 साल की सजा भुगत चुके थे। अब क्या था, मामला सीधे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस एस ए बोबड़े की पीठ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा आप हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, लेकिन पहली ही सुनवाई में दरवाजे बंद हो गए उमाकांत यादव के लिए। बाद में भली अपील स्वीकार तो हुई, पर इंसाफ की घड़ी आज तक अदालत की फाइलों में कैद है। बाहुबली और अपराधी ये समझते हैं कि सब कुछ उनके कब्जे में है, लेकिन शायद वो यही गलती करते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में भी ये वही दौर था जहां बाहुबली नहीं कानून सबसे भारी साबित हुआ। साल 2012 उत्तर प्रदेश की सियासत में नई लहरें उठ रही थी और पूर्वांचल का ये बाहुबली अपने डूबते हुए सूरज को थामने की आखिरी कोशिश कर रहा था। उमाकांत यादव ने मल्हनी की रणभूमि चुनी, निर्दलीय का झंडा उठाया और पर्चा भर दिया। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उस रसूख को जिंदा रखने की छटपटाहट थी जो उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी।
लेकिन उमाकांत भूल गए थे कि इस बार मुकाबला किसी विरोधी दल से नहीं बल्कि उस कानून से था जिससे उन्होंने सालों तक अपनी उंगलियों पर नचाया था। गुनाह करना एक बात है, लेकिन न्याय के मंदिर में फर्जीवाड़े का खेल खेलना आत्मघाती था। जब चुनाव आयोग ने उमाकांत के हलफनामे को टटोला तो जौनपुर से दिल्ली तक सन्नाटा पसर गया। जिस हाईकोर्ट के आदेश को उमाकांत ने अपनी ढाल बनाया था वो दस्तावेज ही फर्जी था। न्याय की आंखों में धूल झोंकने की इस जुर्रत ने उमाकांत को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर खड़ा कर दिया। जस्टिस S.A. बोबड़े की पीठ ने सख्त लफ्जों में उन्हें आईना दिखाया और वापस हाई कोर्ट की उन गलियों में भेज दिया जहां से वो झूठ की बैसाखी लेकर आए थे। इंसाफ की चक्की धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है तो बड़े बड़े बाहुबलियों का अहंकार पिस देती है। हाई कोर्ट ने पहले तो धिक्कार कर उनकी याचिका ठुकरा दी, फिर अपील स्वीकार तो हुई, लेकिन सुनवाई की तारीखों के उस अंतहीन मलबे में दबी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। बाहुबली का वो माननीय सपना आज एक लंबित फाइल बनकर रह गया। मल्हनी जीतने निकले उमाकांत खुद को हारते हुए देख रहे थे। ये उस सियासत का अंत था जहां कागजों से जालसाजी तो की जा सकती है, लेकिन किस्मत के लिखे को मिटाया नहीं जा सकता। अब सभी पार्टियों को दुलारे, मैंने आपको बताया ना कि घूम घुमा के ये है कि सब पार्टी को जीतने वाला आदमी चाहिए। तो जब ये जीतने की स्थिति में होते हैं तो पार्टियां इनको गोद ले लेती हैं, लेकिन किसी न किसी समय ये सारे हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो किनारे हो जाता है। हर बदमाश का आपको मालूम है, जो बदमाश पूरे इलाके में बदमाशी करता रहता है, आप एक दिन देखते हैं कि दरोगा जी उसको डंडा मारे के मोहल्ले में घुमा रहे हैं, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कोई हैसियत नहीं होती। जहां सियासत सिर्फ भाषणों में नहीं रसूख और रौब से तय हो रही है। रमाकांत और उमाकांत यादव ये दो नाम नहीं, दशकों से चलता एक सियासी खौफ था। मुकदमों की लंबी कतार थी, गाड़ियों का लंबा काफिला था, दबदबे का लंबा रसूख था। हत्या हो, कोशिशे हत्या हो, धोखाधड़ी हो, लेकिन लोकतंत्र के मैदान में इन सब पर वोटों की चादर डाल दी गई। यही वजह रही कि हर पार्टी ने वक्त वक्त पर इन बाहुबलियों को अपनी सियासी ढाल बनाया। ये जनता की गलती नहीं है, विशेष तौर से राजनीतिक दल की गलती है। वो सत्ता पर पहुंचने के लिए किसी भी अपराधी का साथ ले लेते हैं। 2014 का चुनाव इस खेल का टर्निंग पॉइंट था, जब आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव को रोकने के लिए बीजेपी ने रमाकांत यादव पर दांव लगा दिया। मुकाबला इतना तीखा था कि नेताजी को जीत बचाने के लिए पूरा मैदान में उतरना पड़ा। और उमाकांत यादव, जिसके शपथ पत्र ने सियासत के उस चेहरे को बेनकाब किया जिसे अक्सर छिपा दिया जाता है। 20 से ज्यादा केस थे, बहुत सारे अपराध उनके नाम दर्ज थे। हत्या हो, लूट हो, हत्या के प्रयास हो, ऐसे बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे। ये कहानी सिर्फ उन दो भाइयों की नहीं है, ये कहानी उस दौर की है जब बाहुबली ही बैलेट से बड़ा हुआ करता था, यानी बैलेट से बड़ा बुलेट हुआ करता था। पूर्वांचल की सियासी बिसात पर रमाकांत और उमाकांत ये महज दो नाम नहीं बल्कि एक समानांतर सत्ता के प्रतीक थे। दर्जनों मुकदमे, संगीन दफाएं और जरायम की एक लंबी फहरिस्त, लेकिन ये काले दाग भी किसी राजनीतिक दल की आंखों में नहीं खटके। ताजुब देखिए कि जिस कानून को इन भाइयों ने ठेंगे पर रखा, उसी कानून को बनाने वाली संसद तक पहुंचने के लिए पार्टियों ने इन्हें पलकों पर बिठाया। विचारधाराएं हार गई, सिद्धांत बिक गए और अंत में सिर्फ एक ही हकीकत बची, बाहुबल ही ब्रह्मास्त्र है। साल 2004 का वो हलफनामा खोलिए तो माननीय होने के पीछे का स्याह सच चीखने लगता है। उमाकांत यादव ने खुद स्वीकार किया था कि उनके दामन पर कत्ल के 2 दाग हैं, कत्ल की कोशिश के 2 मामले और धोखाधड़ी की एक ऐसी जालसाजी जिसने कितनों की आशियां उजाड़ दिए। 20 मुकदमों का वो बोझ किसी आम इंसान को उम्रकैद दिला देता, लेकिन उमाकांत के लिए महज चुनावी आंकड़े थे। जनता के बीच जाने से पहले उन्होंने अपनी क्राइम हिस्ट्री को अपनी ताकत के रूप में पेश किया और पार्टियों ने इस जहर को जीत की दवा मान ली। बाहुबल का सबसे नंगा नाच दिखा 2014 के चुनावी दंगल में। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए रमाकांत यादव के रूप में एक बागी बाहुबली को उतारा। ये जंग इतनी जहरीली थी कि खुद नेताजी को अपने ही घर में बेगाना होने का डर सताने लगा। अपनी साख बचाने के लिए मुलायम ने अपना पूरा कुनबा अखिलेश से लेकर डिंपल तक आजमगढ़ की तपती सड़कों पर झोंक दिया। वो चुनाव नहीं बल्कि बाहुबल के खिलाफ एक पूरे खानदान के अस्तित्व की लड़ाई थी। उमाकांत उम्रकैद की सलाखों में है और रमाकांत संघर्ष की आग में, लेकिन ये कहानी गवाह है कि राजनीति जब अपराध को गोद लेती है तो इंसाफ की खोख अक्सर सुनी रह जाती है। देखिए, हमने कहा मसीहा ने, ये सब यही धंधे करते हैं ना, शराब का धंधा, जमीनों का धंधा,
ब्लैकमेलिंग का धंधा, मर्डर का धंधा, उसी से तो पैसा आता है ना। उसमें कोई मसीहा नहीं, वो वही लोग कहलाते हैं, उन्हीं के लोग कहते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। पूर्वांचल जहां ताकत को नाम नहीं खौफ पहचान देता था, वो नेता कहलाए, लेकिन सियासत से ज्यादा उनकी पहचान अपराधी और बाहुबली से बनी। गैंगस्टर एक्ट समेत 37 मुकदमे, ये आंकड़े नहीं, एक दौर की सच्चाई है। 2022 में जौनपुर की अदालत ने शाहपुर कांड में उम्र कैद का फैसला सुनाया। रेलवे पुलिस चौकी पर हमला, गोलियों की बौछार और ड्राइवर को छुड़ाने की कीमत, एक सिपाही की शहादत। लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। 2023 में 25 साल पुराने पन्ने पलटे गए। कहते हैं कागज का पेट कागज भरता है। 1998 का चुनाव, बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी पर गोली और हमला, आरोप तय हुए, नाम फिर सुर्खियों में आया। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, यह उस राजनीति की है जहां सत्ता अक्सर कानून से आगे चलती रही है। यानी सत्ता प्रथम है और कानून पीछे। और आज बाहुबल का वो दौर कानून की कलम से अपनी आखिरी शब्द लिख रहा है। जौनपुर की मिट्टी पर किसी जमाने में उमा भी बड़ी हो, संविधान के हाथ उससे भी लंबे होते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य जहां दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है, लेकिन इस रास्ते पर कई ऐसे मोड़ आए जहां कानून की किताब से ज्यादा बंदूक की नली और बाहुबल की बोली चली। ये कहानी है उन चेहरों की जिन्होंने खाकी और खादी के बीच के फासले को मिटा दिया। गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी से शुरू हुआ ये सिलसिला मऊ के मुख्तार अंसारी, प्रयागराज के अतीक अहमद और जौनपुर के उमाकांत यादव तक जा पहुंचा। ये वो दौर था जब पूर्वांचल की सड़कों पर काफिले नहीं, हुकूमतें चलती थी। जौनपुर की हवाएं आज भी बहती हैं, लेकिन अब उनमें वो खौफ नहीं है, सिर्फ एक ढह चुके साम्राज्य की धूल है। बाहुबल का वो अध्याय अब इतिहास के रद्दी पन्नों में दफन हो रहा है, जहां सिर्फ एक ही सबक बचा है, सत्ता की हनक, बंदूकों की गूंज और बाहुबल का गुरूर। सब एक दिन जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि हकीकत यही है, इस दुनिया में वक्त से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता। अगर वो उनको बुलडोजर चला दिया तो ठीक है, गुंडे बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर चलाने में क्या दिक्कत। अपराधी है, अपराधी टर्न नेता कह लो या नेता टर्न अपराधी कर ले, वही दिक्कत है। अगर मुकदमे यहाँ जल्दी चलते हो, साल 6 महीने में निर्णय हो जाता हो, तो लोग दबे। जानते हैं कि वो वर्षों लगे मुकदमे में, तो सामान्य आदमी लड़ नहीं सकता ना बदमाशों से, इसलिए उसका फायदा मिलता है, इनको छूट जाते हैं। मन बड़ हो जाता है जब इनको सत्ता का संरक्षण मिल जाता है, जब भी गुंडों को, तो उनका मन बढ़ जाता है और उसी के चक्कर में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और मैं समझता इस तरह के लोगों को मसीहा सिया कह के गौरवान्वित नहीं करना चाहिए। तो आज के मठाधीश में हमने आपको पूर्वांचल के बाहुबली उमाकांत यादव की पूरी कहानी बताई।
उमाकांत यादव और रमाकांत यादव सिर्फ नाम नहीं थे, ये दहशत के पर्याय थे, ये सत्ता के नजदीक थे। जिस भी दल को वहां से चुनाव जीतना होता था वो उमाकांत यादव और उनके भाई रमाकांत यादव का सहारा लेता था। 3-3 बार विधायक, लोकसभा तक सांसद बनने तक की कहानी हमने आपको बताई, जिंदा दफन कर देने की कहानी बताई, कैसे जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर उमाकांत यादव ने अपने ड्राइवर को छुड़ाने के लिए गोलियों की बौछार कर दी, सिपाहियों को शहीद कर दिया, आम पब्लिक भी लहूलुहान हो गई, पूरे रेलवे स्टेशन पर खून की लथपथ आवाज आपको सुनाई देगी, एक तरह से सन्नाटा सुनाई देगा। लोकतंत्र की दीवारों पर उमाकांत की गोलियों से लिखे निशान आज भी बाकी है, क्योंकि अभी भी वो घाव बाकी हैं, अभी भी वो दर्द बाकी है। जो लोग शहीद हुए थे, एक सिपाही शहीद हुआ था, एक घायल हुआ था, 2 यात्री घायल हुए थे, उस मामले में सजा भी हुई। उमाकांत यादव को लगता था कि बाहुबल से वो सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन जब बसपा सुप्रीमो ने एक घर पर जेसीबी यानी आज का बुलडोजर चलवाने के आरोप में लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास यानी 5 कालीदास मार्ग पर पुलिस को बुलाकर अपने ही सांसद को गिरफ्तार करवा दिया गया, तब यह साबित हो गया था कि न्याय भले ही देर से मिले लेकिन न्याय मिलता है। हालांकि कहा जाता है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है, लेकिन कहते हैं वक्त बदलता है, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। यह बात शायद यादव ब्रदर्स को नहीं पता था और यही वजह है कि सत्ता के शिखर से अब वो फर्श पर आ चुके हैं। दोनों भाई बारी बारी कर, कोई शराब जेल कांड में गया, कोई हत्या के मामले में गया, सलाखें यानी जेल की सलाखों में ही जिंदगी सिमट कर रह गई है। तो आज के मठाधीश में बाहुबली उमाकांत यादव के बारे में हमने आपको बताया। अगले मठाधीश के एपिसोड में फिर हम बात करेंगे एक ऐसे बाहुबली की जिसने अपराध को सियासत का रास्ता बना दिया, यानी अपराध और सियासत का कॉकटेल। तो देखते रहिए हमारा स्पेशल शो मठाधीश। नमस्कार।